अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का ये बुलाया गया इजलास, जिस पे आज सुबह 10:30 बजे ये मामला शुरू हुआ और अब तक सिलसिला जारी है। तकारीर पे तकारीर हो रही हैं और अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, अपोजिशन की तरफ से भी, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी, और वोटिंग अब तक नहीं हुई है। और अब इजलास को रात 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। ये इससे पहले भी आज दिन में हुआ है। पहला जब हुआ सेशन शुरू तो फिर उस वक्त 12:30 बजे तक मुलतवी हुआ, फिर उसके बाद मजीद उसको लेकर चले, फिर मुलतवी किया गया। इफ्तारी का वक्फा आया और अब इफ्तारी के वक्फे के बाद दोबारा जब सेशन का आगाज़ हुआ तो रात 9:30 बजे तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। वोटिंग अब तक नहीं हुई है, जबकि अपोजिशन की तरफ से तमाम तकारीर में यही कहा जा रहा है कि वोटिंग कराओ, वोटिंग कराओ, वोटिंग कराओ। और रात 9 बजे इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, अभी तक वो वज़ीर आज़म हैं, अपना कैबिनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है। अब आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, क्योंकि ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि जी रात 12 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे, अगर वोटिंग ना कराई गई तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। गुफ्तगू के लिए जी हमारे मौजूद मेहमानों को तारुफ, हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। आमिर अब्बास साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। तो आपसे कुछ ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब। सबसे पहले आमिर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जनाब, ये बताइएगा कि क्या ये मामला इस तरह से उसको डिले किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, कब तक इसी तरीके से उसको लिंगर ऑन किया जा सकता है? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रहे हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें डायरेक्शंस हैं कि जनाब आपने ये सेशन को कंटिन्यू करना है, इसी सेशन में आपने ये वोट की काउंट करानी है। अब उस सेशन को तो उन्होंने कर दिया और सेशन को खत्म भी नहीं किया जा रहा कि खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप उसमें थोड़ी देर के लिए सस्पेंड नहीं करेंगे या वक्फा नहीं देंगे। तो ये चल रहा है सिलसिला। नंबर 2, एक जो और इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो इसको एक तो रिव्यू में चैलेंज कर दिया गया है। नंबर 2, जो स्पीकर साहब हैं, क्या वो बाउंड हैं कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं वो। तो अब लेट्स सी कि वैसे तो रात 12 बजे तक करना चाहिए वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि 12 बजे तक वो 14 दिन वाली जो सी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि वी हैव ट्रेवल्ड बैक। आप ऐसे समझेंगे कि आप 3 अप्रैल को बैठे हुए हैं, 3 अप्रैल लास्ट डे है, रात 12 बजे तक का टाइम है। टाइम की जो आइन कहता है उसमें टाइम एंड प्लेस जो सी है वो स्पीकर की प्रेरोगेटिव है, वो कितने बजे कराता है। तो अभी देखते हैं कि इनकी क्या मूव होती है। 12 बजे तक तो मेरे ख्याल में कोई कानूनी इनको कथन नहीं है। और अगर 12 बजे तक ये मामला वोटिंग की तरफ नहीं जाता है और इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? देखिए, अब ये वो इशू है कि क्या एक आर्टिकल है इसका मेरे ख्याल 69 और उसके से पहले 66 है, 67 है। उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी जोन से हैं पार्लियामेंट के जो अफराद हैं, जैसे स्पीकर है, ये जो कुछ चेयर्स हैं, उनको जो इख्तियारात दिए हैं, अगर वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया नहीं जा सकता। तो ये अगेन फिर सुप्रीम कोर्ट में ये इश्यूज सारे जाएंगे। अगर ये 12 बजे तक नहीं बुलाते, कल फिर इतवार का दिन है, ये ना हो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा से बैठेगी अगर ये नहीं 12 बजे तक काउंटिंग नहीं हुई। अदरवाइज इजलास खत्म नहीं हो रहा, इजलास तो कंटिन्यू। ठीक। कुछ आपकी जी आवाज़ भी सुनने में हमें आखिर में दिक्कत हो रही थी आमिर अब्बास साहब, हम आपकी तरफ दोबारा फिर आएंगे। नदीम कुरैशी साहब, वोटिंग करवा दीजिए जनाब, ताखीर क्यों किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह हमारे रही। देखिए जी, फेडरल कैबिनेट का इजलास अभी चल रहा है, 9 बजे शुरू होगा, कॉल कर दिया गया है। आप इसके बाद देखेंगे ये मामला बड़ी खुशकिस्मती से हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ पूरी कौम आज उस जमहूरियत का मजाक उड़ते देख रही है, उस रूल ऑफ लॉ और पार्लियामान का मजाक उड़ते देख रही है, जिसका बड़ा लोग प्रचार किया करते थे और लोगों के जमीर खरीद के लोगों को अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से मुंतखब होने के बाद जो वो बाउंड है आर्टिकल 95 और आर्टिकल 17 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे मोल्ड करके जिस तरह से अपनी तरफ लेकर जाया गया, ये तारीख हर चीज देख रही है। आज इस तरह से फॉरेन मिनिस्टर ने
नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मैं अल्लाह के नाम के नीचे खड़ा हूँ और रमजान शरीफ का महीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस तरह है, उनको तो यकीन ही नहीं है ये रमजान शरीफ या अल्लाह के नाम का, उनकी तो अपनी दुनिया है, वो खुद गॉड फादर है हर चीज के, वो ज्यादा बेहतर फैसले करते हैं अपनी मनुष्य पे। तो उन्हें कह दिया कि ये मेमो, ये लेटर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के माथे पर एक ऐसा दाग है, इसको आज भी अगर हमने ना धोया तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन इक़्तिदार की ख्वाहिश, इक़्तिदार में आने का जुनून, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा, पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जे का शौक, 11 तारीख को जो फर्द जुर्म आयद होनी है उससे बचना, और पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा काम कि एक शख्स जो ECL में है वो आज पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जे का इस कदर ख्वाहिशमंद है कि उनकी हालत आज देखी नहीं जा रही थी, सारी कौम देख रही थी। मैं समझता हूँ कि तारीख एक नया बाब रकम कर रही है। डेमोक्रेसी का लबादा ओढ़कर जिस तरह से मन मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से कौम को एक ऐसे कास में डाल दिया गया कि एक स्मूथ चलता हुआ सिस्टम अपनी जाती ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया गया, मैं नहीं समझता। ठीक है, अगर नदीम कुरैशी साहब आप ये समझते हैं कि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है और संगीन मामला है और आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, पार्लियामेंट में आपने आज तकरीरें भी कर ली, करके आपने जो अरकान असेंबली अपोजिशन में हैं उनको भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन तक भी पहुंचा दिया, बात अब तक अगर बन नहीं रही है तो फिर आपके पास और ऑप्शन क्या बचा है? जिस तरह कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का क्या मकसद है? क्या कुछ और आप करने का सोच रहे हैं? मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं आपको अर्ज कर दूं, आइन में बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, पाकिस्तान का आइन ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से आइन की इंटरप्रिटेशन कर लूं। पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है चीजों के हवाले से। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएंगे। हमारी आज भी ख्वाहिश है, हमारी आज भी ये इल्तिजा है अल्लाह के हुजूर भी, और हम पाकिस्तानी अवाम को भी इनका चेहरा दिखाना चाहते थे। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की ब्लेसिंग हो गई है, बहुत बड़ा एक ऐसी डिस्कशन पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे, पब्लिक में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उठ खड़ी हुई है, जो अब पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के हवाले से अपने मंतकी बहस की तरफ बढ़ रही है। मुझे यकीन है, अभी चूंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है 9:30 बजे तक नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया जा रहा है, तो मुझे तवक्को ये है कि इसमें सारी जो कुछ होने वाला है वो कौम के सामने आ जाएगा। ठीक, आमिर अब्बास साहब, मैं राना साहब की तरफ जाने से पहले आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि इजलास पीर तक मुलतवी हो जाए, या ये कार्रवाई पीर तक, कल भी इजलास बुला लिया जाए लेकिन कल भी फैसला ना हो, यानी कि वोटिंग ना हो, और इसको पीर तक लेके जाया जाए? क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब की फ़र्द जुर्म आयद होने की जो बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि 11 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी है शहबाज शरीफ साहब पर भी और उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब पर भी। देखिए, अब ये जो ऑर्डर आया था इसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि आपने आज ही के दिन ये वोट काउंट कराना है, उसमें ये कहीं मौजूद नहीं है। उसमें है कि इस सेशन में, तो अगर सेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर मैं इनको ऑपोजिशन वालों को ये करना पड़ेगा कि वो फिर क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जनाब ये आपने क्यों नहीं कराया। फिर यहाँ से बात आएगी कि जनाब ये आईन में ये आर्टिकल है 65 है, ये है, दूसरा है, ये हमारा ओथ का है, और हमने बहुत सी चीजें देखनी है और कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। वो नई डेवलपमेंट्स ये है कि आज जब डिबेट्स ओपन हो गई हैं और असल जो इस केस का इशू है, असल इस केस की जो बेस है, क्योंकि जो स्पीकर ने इनको मोशन जो किल किया था पहले, वो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हुए कहा था कि जनाब हमें जो है अपने आइन से, मुल्क से वफादारी करनी है। और वफादारी उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन्होंने करनी है, उन्होंने कहा था मैंने वो करनी है। और जब से मुझे पता चला है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जिसके बारे में आज इतना कुछ बताया गया, ये ओरिजिनेट होता है एक फॉरेन साजिश के तौर पे और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट चेंज, रिजीम चेंज, उस लिए आता है। तो ये वो तमाम नई डेवलपमेंट्स हैं कि जो अब इन पे लाजमी मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई चीजें आएंगी और इनको बेस बना के स्पीकर के पास बहुत से इख्तियारात हैं, वो बिल्कुल आईनी तौर पे उन्हें इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, मैं बड़ा सवाल, एक आखिरी तो नहीं खैर लेकिन बड़ा सवाल, क्या अब भी स्पीकर कौमी असेंबली इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर सकता है?
फिर तहरीके अदम अजमात को मैं समझता हूँ मेरी अपनी उसके मुताबिक कि इसमें अगर ओथ ऑफ नेशनल असेंबली के मेंबर को आप देखते हैं तो उसमें लिखा है आपने एलिजेंस टू द कंट्री, पाकिस्तान से वफादारी, उसमें भी लिखा हुआ है। उसको पढ़ेंगे, फिर आप आर्टिकल 4 को पढ़ेंगे, फिर आपके जो आज भी वो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तकरीर को आप सुनेंगे, उनके वो जो है, और उसके बाद उन्होंने जो ऑफर दी है कि इन कैमरा सेशन कीजिए, इन कैमरा ये तमाम चीजें आपको दिखाई जाएंगी, तो कोई इसमें ऐसी मुझे हैरत की बात नजर नहीं आएगी कि अगर वो इसको दोबारा से किल कर दे, दोबारा से किल कर दें। राना एहसान अफजल साहब, आपने इन तमाम ऑप्शंस के बारे में सोचा हुआ है कि गवर्नमेंट ये सब भी कर सकती है? बिकॉज गुज़श्ता हफ्ते 3 तारीख को जो हुआ वो सरप्राइज़ था और खैर उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टर्न डाउन कर दिया गया और रिवर्स कर दिया गया। तो क्या आपने इसको भी जहन में रखा हुआ है कि दिस इज़ ऑल्सो स्टिल अ पॉसिबिलिटी? और साथ में ये कि जल्दी किस बात की है? आज ऑपोजिशन की तरफ से हमने देखा कि जल्दी में ऑपोजिशन, देखें जल्दी में ऑपोजिशन नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई कायदा कानून है तो वो बड़ा सिंपल है कि इन्होंने विद इन 7 डेज जो है वो कराना है और 7वां आखिरी दिन है और उसी की आज एक्सटेंशन है जो कोर्ट ने कहा। अब देखें ये जो है ये जो पार्लियामेंट है ये स्पीकर की बादशाहत नहीं चलती या स्पीकर की उसके अंदर अपनी मंशा अपनी मर्जी जो है वो नहीं चलती। ही इज बाउंड बाय द लॉज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली और आईन पाकिस्तान। तो वो आइन जो है वो उन्होंने जो 5 मेंबर बेंच है उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो करानी है और वो आज के दिन करानी है और वो इस सेशन में करानी है, तो वो होनी चाहिए। अब ये भी कहते हैं स्पीकर साहब ने आज कहा, मैं असेंबली में ही था सुबह से 10:30 बजे से, कि मैं आइन के बिल्कुल मंशा के मुताबिक जो है वो जो रूलिंग के मंशा के मुताबिक चलूंगा, मनोमन चलूंगा, लेकिन वो डिले भी कर रहे हैं और वो करा भी नहीं रहे वोटिंग। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और वो क्या है ये, और जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था असेंबली में जो मुझे समझ आया वो ये किया जा रहा था कि सुपरमेसी ऑफ द असेंबली जो है उसके अंदर इंटरवीन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा था। और ये एक नहीं 2 3 4 मुकर्रर जो पीटीआई के थे वो इसी नैरेटिव को जो है वो तूल दे रहे थे, हवा दे रहे थे। एंड यू डिसएग्री विद दैट? आप उससे एग्री नहीं करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं मेरा क्या मौकफ है। देखें बादशाहत नहीं है स्पीकर की नेशनल असेंबली, वो लॉज रूल्स प्रोसीजर्स के साथ बाउंड है, उसके विद इन उसने एक्ट करना है। अब ये नहीं हो सकता कि वो उन प्रोसीजर्स को स्किप करके अपनी रूलिंग सुनाए और वो रूलिंग जो है वो चैलेंज ही नहीं हो। इस तरह तो तमाशा बन जाएगा असेंबली का जो बनाया गया और फिर रिवर्स हुआ। मेरा ये मौकफ है। दूसरा देखें ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, फहमीदा मिर्जा ने भी जो है वो वर्डिक्ट दी और वो फिर जो है वो गिलानी साहब के केस में वो टर्न डाउन कर दी जो है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर अगर चलेंगे, लॉज रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के बाहर चलेंगे, तो उसको किसी ने तो चैलेंज करना है, वरना तो जो दिल चाहे स्पीकर का, जो उसकी मंशा हो, जो करना चाहे वो कर ले। तो इस तरह असेंबली नहीं चलती। और दूसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना, ये पहली वाहिद पार्टी आई है जो इतना ओपनली अटैक करना शुरू कर दिया है जिसने सुप्रीम कोर्ट को। और ये देखें मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि इसको हम ड्रैग करें, इसको इस हद तक ड्रैग करें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है खुदा ना खास्ता कोई तीसरी कुव्वत ना आ जाए, और ये उसी तरफ धकेलना चाहते हैं। क्योंकि तीसरी कुव्वत का तो मैंने सुना था, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि जी 111 ब्रिगेड को बुलाया जाए और उनके जरिए प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि इस तरीके से तो वो मान नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। देखें नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है कि शहबाज शरीफ ने, मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। जो होगा वो ये जरूर होगा कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, लेकिन मुझे लगता है शायद ये उस चीज के लिए भी तैयार है। लेकिन सबसे जो सीरियस चीज है वो ये है कि इस मुल्क का तमाशा बन चुका है दुनिया के अंदर। आप इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देखें कि एक सिंपल सी चीज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो बाकी मुल्कों में शायद वैसे ही इंप्लीमेंट हो जाती है, उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो है आलमी साजिश है। अब आलमी साजिश को देखें, ये जो 5 मेंबर बेंच थे उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स थे या जो उनका जो बयानिया था उसको उन्होंने प्रॉपर डिटेल में स्टडी किया, उसके बारे में क्वेश्चनिंग की, उसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद 5-0 के साथ उसको रद्द कर दिया गया, उसको खातिर में नहीं लाया गया।
अब ये कि इसको ये पुश करी जाए, आज कोई कोई डिबेट नहीं हुई, कोई नई बात नहीं आई कि वो डिबेट कराएंगे। ठीक है, हमें इमरान साहब इसको टेक ब्रेक हो गई है जी, एक वक्फा हमें लेना है जी, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे। तो जो अभी मौजूदा सूरत हाल है जो यकीनन क्रिटिकल है एंड वी वांट थिंग्स टू सेटल डाउन, लेकिन चीज़ें अभी तक उस तरह से सेटल डाउन नहीं हो रही हैं। इस पर मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नदीम कुरैशी साहब, कैबिनेट की मीटिंग किस लिए बुलाई गई है? क्या मामलात हैं जो अब कैबिनेट में डिस्कस करने हैं? देखिए जी, मैं तो इससे मुझे तो इल्म नहीं है, ज़ाहिर मैं पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं हूँ। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग है और जो सूरत हाल है इसी के हवाले से यकीनन मीटिंग होगी। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो भी फैसला करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। हमने देख रही है कि इक़्तिदार में आने के लिए लोगों का रवैया, लोगों का जोश और जज्बा कौन कैसे देख रही है। बहुत सारी चीजें नहीं, इसी तरह से ऑपोजिशन कह रही है कि इक़्तिदार सोचने पर, इक़्तिदार छोड़ने पर आपकी कांपें टांग रही हैं। नहीं, हमारी कांपें नहीं टांग रही, जिनकी टांग रही है उनको पता है कि हमने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और जाहिर है ब्रोकर का रोल भी अपना एक बड़ा अच्छा होता है। ब्रोकर ने अपनी भी कमीशन लेनी होती है, तो ब्रोकर गारंटर होता है चीजों को हतमी अंजाम तक पहुंचाने का। तो टांगे या कांपें उन्हीं की टांग रही होंगी जिन्होंने ये सारा मैनेज किया है। मुझे 100% यकीन है कि इंशाल्लाह रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और मेरा वतन ये कायम दायम रहेगा। जहां तक बात है आइन और कानून की, हमने हर सूरत आइन और कानून की पाबंदी करनी है। आइन इस बात का कि बरमला हमें इजाजत देता है कि अगर कोई इस तरह की इंटरनेशनल साजिश हो कि अरकान असेंबली एकदम 4.25 साल तो वे शख्स के झंडे बुलंद करते रहे, एक शख्स का नारा बुलंद कर रहे हैं, उसे अब्दुल गाजी और शेरशाह सूरी कहते रहे, और एक हफ्ते में उनका जमीर इस तरह से जाग जाए कि वो बिल्कुल 180 डिग्री से रिवर्स हो जाए, वहीं इस बात की इजाजत दी जाए, उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। स्पीकर नेशनल असेंबली बड़े जहां दीदा और सीजन्ड पॉलिटिशियन है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई मुहिम जुई होगी। बहुत अच्छा नतीजा आएगा। हम सब दुआ गो है कि पाकिस्तान की खैर हो, रियासत पाकिस्तान की खैर हो और हम सब बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। ठीक, राजा आमिर अब्बास साहब ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अभी क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली? एक तो जो गुज़श्ता 2 हफ्तों में हम ये बात सुन रहे हैं कि जी गवर्नर राज, इमरजेंसी गवर्नर राज, कुछ इस तरह के भी मामलात हैं या ही इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस बट टू गो फॉर द वोटिंग? देखिए, उनके पास जो एक ऑप्शन है ना जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे सामने लेके आना है। किसी भी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी, जो कि हमारा आईन पाकिस्तान कहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहता है कि जनाब ये आइन भी बनता है किसके लिए, पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार ममलिकत बनाने के लिए। तो वो उसके लिए जो भी आइन के ढांचे में रहते हुए जो भी मुमकिन उनके पास ऑप्शंस होंगी वो जरूर उनको इस्तेमाल करेंगे। और अभी जैसे कहा गया कि जनाब इससे जो इशू था आर्टिकल 5 का या बैरूनी साजिश का, उसको बड़ा पोस्टमार्टम हुआ। ये जजमेंट मेरे सामने है, इसमें एक लफ्ज भी उसके बारे में नहीं लिखा, नॉट अ सिंगल वर्ड हैज बीन रिटन। तो जब ये पोजीशन है तो लेट्स सी कि अब वो किस अंदाज में और कौन सी अपनी कानूनी जो उनके पास, क्योंकि आज के दिन तक वो मुकम्मल वजीर आजम है, वो तमाम इख्तियारात उनके पास है जो आईन पाकिस्तान उनको देता है। तो लेट्स सी कि कैबिनेट की मीटिंग ऑब्वियसली किसी टेंडर के लिए या किसी उसके लिए तो नहीं बुलाई होगी। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सदर साहब क्या कर सकते हैं आमिर अब्बास साहब? जी, सदर साहब क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? देखिए, सदर साहब तो वही करेंगे जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज बाउंड कि जो भी एडवाइस आती है फेडरल कैबिनेट से, गवर्नमेंट से, उस पे उसने उसको अप्लाई करना है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पे मुश्तमिल होती है, वो अब जो भी फैसला करेगी, वो अगर उसको सदर की जरूरत हुई किसी नोटिफिकेशन की तो वहां से हो सकता है। और उसके अलावा अगर कैबिनेट खुद ये समझती है कि जनाब ये आइन ये कह रहा है और स्पीकर के ये इख्तियारात हैं और इसको इस अंदाज में चलाना है, तो लग रहा है कि कोई ये वो अगर वोटिंग का जो अमल था अगर इतना सिंपल होता तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हो गया होता। ऑब्वियसली उसके रास्ते में जो चीज है वो यही है
कि ये जो अदम एतमाद है ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक ऐसी वो है मोशन है कि जिसको हर हाल में किल किया जाए, अदरवाइज हमारी मुल्क की जो खुद मुख्तारी और आजादी है वो जेपरडी में है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे ठीक, हैं। आमिर अब्बास साहब, क्या रिव्यू पिटिशन में आपको कोई रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है? और रिव्यू पिटिशन जो फाइल की गई है ये शॉर्ट ऑर्डर पे की गई है, अभी डिटेल्ड जजमेंट नहीं आई है। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर पे रिव्यू पिटिशन फाइल हो सकती है और जब डिटेल जजमेंट आती है तो इसी के फिर फर्दर उसमें ग्राउंड्स भी ऐड किए जाएंगे। तो रिव्यू पिटिशन में देखिए असल बात तो वही दोबारा अदालत के सामने आएगी कि जनाब ये जो स्पीकर साहब ने पहले की थी मोशन, उसमें उन्होंने कहा था कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड है और बाद में ये बात हुई थी कि जी पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं हुआ। अब पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हो गई, अब वो तमाम चीजें भी रिकॉर्ड पे आ गई, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखना है कि अगर उन्होंने एक और चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ बहुत अहम सवाल जाएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर अपनी मुदाखलत कर सकती है। आर्टिकल 68 कहता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक्शन हो, सही हो, दुरुस्त हो, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस तक नहीं आप कर सकते। बाकी जगह तो ये छोड़ देना कि आप उसको कोई चेंज करेंगे, आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो क्या उसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा हुआ है कि कोर्ट जो सी है वो जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उसको टच नहीं कर सकती, उसके अंदर नहीं इंटरफेरेंस कर सकती। तो रिव्यू में ये बातें सब दोबारा होंगी और फिर इसका एक डिटेल फैसला आएगा। मुझे तो लगता है कि इट्स ए गुड मूव बाय द गवर्नमेंट और रिव्यू एक आईनी हक है और उस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए। ठीक, राणा साहब आपकी तरफ आते हुए, इन कैमरा सेशन में जाने पर आपको क्या एतराज़ है? मतलब आप अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, इतने पुरुमीद हैं, माशाल्लाह पहली मरतबा देखा है कि इतना इत्तेफाक है अपोजिशन में, सारे के सारे 12 जमातें इकट्ठी हैं, ज़रा भी उफ तक नहीं हो रही है, कोई जुमला एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा जा रहा है, वो सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब भूल भुला गए हुए हैं, कुछ याद नहीं है, ऐसी बॉन्डिंग है माशाल्लाह। तो फिर जब ऐसी बॉन्डिंग हो तो फिर अगर इल्ज़ाम इतना संगीन किस्म का हो तो इन कैमरा सेशन में जाएं, इस तमाम मामले को पहले क्लियर आउट करें, फिर उसके बाद आप इक़्तिदार संभाल लें। देखिए, इल्ज़ाम हमने आपको बताया था कि बड़े डिटेल में ये डिस्कशन हुई है कि ये जो कहते हैं कि 7 मार्च को मीटिंग हुई और 8 को हम नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है हमने फाइल कर दी, तो उसका भी बताया कि तब जब 8 इधर थी तब 7 उसका असद उमर साहब ने भी जवाब दिया, असद उमर साहब ने भी उसका जवाब वो 4 घंटे के अंदर जो है ना, वो 4 घंटे के अंदर साजिश नहीं बन जाती। और उसके बाद इनको ये 27 मार्च को याद आया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है जब ये नंबर गेम हार गई, ये एक बोगस प्रोपेगेंडा है। और ये जो खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं ये उससे भी बड़ा बोगस प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इमरान खान को नहीं करनी चाहिए कम से कम, जिसने सीपेक को तबाह कर दिया पहले फेज के बाद, कुछ नहीं उधर किया, जिसने हमारे स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया, वो वजीर आजम जो यहां तक के UAE के पास भी कशकोल लेके चला गया कि मुझे पैसे दे दो, जो मलेशिया से वापस मुड़ आया एक फोन कॉल के ऊपर, तो वो खुद मुख्तारी की बात ना करे, वो सिर्फ ड्रामा करता है जब किसी ने मांगी ही नहीं आपसे बेसिस और वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। ये सारा फेक प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तानी अवाम के पास। और एट द सेम टाइम राणा साहब एक और बात भी हो रही है, देखे नहीं कि I'll just put another point into it, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। वो जैसा कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जी गुजरात में मुसलमानों का कत्ल जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथों पे है, उनके हाथ जो हैं वो मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जो 2014 में मॉडल टाउन का वाकया हुआ, 14 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, मारा गया, जिसमें खवातीन भी थीं, तो शहबाज शरीफ साहब भी लाइकवाइज उसी तरह से ही। तो ये 4 साल से सो रहे थे, इन्होंने सत्तू पिया हुआ था। ये करते ना प्रोसिक्यूट, अगर कोई सबूत थे, पुलिस इनके पास थी, FIA इनके पास थी, प्रोसिक्यूटर इनके थे, लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी, क्यों नहीं कुछ साबित कर सके? क्योंकि वो भी एक फेक प्रोपेगेंडा था, कुछ नहीं कर सके। तो अब ये किस मुंह से कह रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ उसमें इन्वॉल्व थे? इनके पास बड़ा टाइम था, 4 साल बहुत होते हैं हुकूमत के, पंजाब हुकूमत के, फेडरल हुकूमत के, कुछ नहीं निकाल सके। तो अब खुदा के लिए ये हमें ना कहें। और मैं फिर वो रिपीट करूंगा कि खुद मुख्तारी का जो ये फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अवाम जानती है, जिसने इस मुल्क के घुटने टेक दिए मईशती तौर पर तबाह करके इस मुल्क को, जितना कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया इस मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं चढ़ा था। तो ये इतनी कोई बेवकूफ इन कैमरा सेशन में आ जाएं, नहीं है कि जो समझे। राणा साहब इन कैमरा सेशन में क्यों नहीं जा रहे? इन कैमरा सेशन मैं बताता हूं, ये आइन इंप्लीमेंट करें,
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हम ये आज काबीना का इजलास बुला रहे हैं, जो इनको आज अगर ये आइन इंप्लीमेंट होता, जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की इंप्लीमेंट होती, तो इनकी अभी तक काबीना रहनी नहीं थी। हम इनसे वादा करते हैं हम बहुत अच्छी तहकीक कराएंगे, बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे। और अगर ये जिस पर इल्जाम हो, जिस पर इल्जाम हो वो खुद ही अगर मुंसिफ बन जाए तो वो कहां किसको काबिल कबूल होगा? भाई ये हम तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, ये तो पूरा का पूरा साजिश चली गई है पूरी। एक 27 को इनको जब ख्याल आया कि इनकी हुकूमत जा रही है, इनका 10 साल का प्लान बना हुआ था, इन्होंने तो 10 साल हुकूमत करनी थी। जब इनको पता चला कि ये तो अभी इनकी चौथे साल में छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि ये इतना फैशिस्ट और ये डिक्टेटोरियल एक लीडर बन चुका था इमरान खान, जो ना अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत दे सकता था, ना ऑपोजिशन को दे सकता था, किसी चीज पे कंसेंसस नहीं बनाया, ना अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस बनाया, ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुई जिसकी हमने इनको पेशकश की थी कि आप करें। एक डिक्टेटर फाशिस्ट हुकूमत इसने 3.5-4 साल चलाई, जो फ्लॉप हो गई। और ये अदम एतमाद की कोशिश और ये सारा मामला महीनों से, हफ्तों से चल रही थी। अब जब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है दिखाने के लिए, ना मईशत में कोई बेहतरी, ना आम आदमी के लिए कोई बेहतरी, ना कोई प्रोजेक्ट, तो अब आलमी साजिश के पीछे छुप रहे हैं। भाई ये प्रोपेगेंडा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखें, अभी इंडिया को अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, बहुत आपके लिए सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आपने रशिया से तेल खरीदा। तो वहां भी उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है अमेरिका मुदाखलत कर रहा है इंडिया के, और वो कह रहे हैं कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, आप अपना जवाब दें। आप उसके ऊपर 15 दिन आपने सोए, लेकिन अगर इंडिया जो है, अगर इंडिया जो है वो खुददारी का मुजाहरा नहीं करता और वहां पर इस तरह से डिक्टेट होने देता है, तो ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है। नहीं, वो डिक्टेट नहीं होने दे रहा, आप भी ना होने दें। किसने कहा है यहां डिक्टेशन चल रही है? किसने? हम तो वो जमात है, पीएमएलएन वो जमात है जिसने सीपेक को हतमी शक्ल पहनाई, और हमने पहली दफा चाइना की तरफ जो है हम बड़े कदम बढ़ाए। और मैं आपको ये बता दूं और वसूख से बता दूं कि अगर पीएमएलएन हुकूमत में आई तो हमारी पहली प्रायोरिटी चाइना होगी, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है, दूसरी प्रायोरिटी सऊदीया होगी, तीसरी प्रायोरिटी यूरोपियन ममालिक होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप होंगे, फिर हमारी कश्मीर इशू होगा। हमारा बिल्कुल ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी पार्टी तो वो है जिसने बैलेंस किया, जिसने चाइना के साथ आगे हतमी शक्ल पहनाई, और ये वो पार्टी है जिसने जो आमिर अब्बास साहब से मैं जरा एक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक सवाल पूछना चाह रहा था। आमिर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि आज जैसा कि आपने भी कहा कि आज एक तरह से रिवर्स करके 9 तारीख को ले जाया गया है 3 अप्रैल पे, और 3 अप्रैल पे ये उस दिन ऑर्डर ऑफ द डे था, उस दिन इस पर वोटिंग होनी थी और यही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लेकिन जब 3 तारीख को इजलास बुलाया गया था तो वो इस मामले को लेकर आखिरी दिन था, तो क्या अब अगर ये मामला आज 9 तारीख से 10 तारीख पे चला जाता है तो क्या ये ऑटोमेटिकली अपना जो वो टाइम फ्रेम है, टाइम बार्ड ही है, ये क्या वो टाइम बार्ड लिमिटेशन इस पर है या ये अगले रोज पर भी जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अगले रोज पे जा सकेगा, क्योंकि इनको डिसाइड करना पड़ेगा इधर वे, या तो किल कर देंगे दोबारा से, क्योंकि आपने उस पे आखिरी दिन बहस करनी है, 14 दिन 7 डेज पूरे होने हैं, तो कोई ना कोई डिसीजन तो इनको लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक टेकिंग इट टू फर्दर टू अनदर डे। ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोल्यूशन होगा। तो 12 बजे तक हमें नजर आएगा कोई ना कोई इस पे डिसीजन कि इसको काउंट करना है, इसमें इसको खत्म करना है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये खत्म हो सकता है कि अगर रात 12 बजे तक वोटिंग ना हुई तो इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि 3 तारीख को तो वो आखिरी दिन था ना, जो मुकर्ररा वक्त था तहरीक अदम एतमाद के पेश किए जाने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होने तक का। बिल्कुल, रात को 12 बजे अगर ये इसमें डिसीजन आ जाता है तो फिर एक इशू ये आएगा कि कानून में ये है कि एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और उसके बाद दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 6 महीने का इंतजार करना जरूरी होता है, उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। ठीक, नदीम कुरैशी साहब जी, वक्फे पे तो नहीं जाना मैं नदीम कुरैशी जी, ब्रेक हमें लेनी है नदीम कुरैशी साहब, वक्फे के बाद हम लौट कर आएंगे। तो आप कहते रहे जी एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, अब तो कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं, कहा जा रहा है कि डिले इसलिए हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एनआरओ मांग रहे हैं। इस पर जरा नदीम कुरैशी साहब से उनकी राय जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द ब्रेक जी। नदीम कुरैशी साहब, आपके जो नापसंदीदा सहाफ़ी हजरात हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि खान साहब ने खुद एनआरओ मांगा है, बल्कि एक जिनको भी आपने पिछले दिनों में
पकड़वाया भी था FIA के ज़रिए। उनका तो ये कहना है कि जी रात को कुछ लोग गए हैं, जाके यहाँ मुलाकात की है और 3 मुतालबात किए हैं। एक मुतालबा ये था कि जी हमें आप कोई भी शहबाज शरीफ साहब के अलावा वज़ीर आज़म कबूल है, गारंटी करें अर्ली इलेक्शंस और कोई केसेस रजिस्टर नहीं किए जाएंगे। और भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया हुआ है कि जी NRO मांगा जा रहा है। कतई झूठ है ये। जिस शख्स को खौफ खुदा हो, जिसके हाथ में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा हो, जो दुनिया की इतनी बड़ी ताकत से सीना सुपर हो, जिसने पाकिस्तान की उस अपोजिशन को, जिन्होंने सारी जिंदगी एक दूसरे को गद्दार कहा, आसिफ जरदारी की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि अगर मैंने अब नवाज शरीफ को माफ कर दिया मुझे खुदा माफ नहीं करेगा। उन सबको इकट्ठा कर दिया जो ना खुदा की माफी के तलबगार है, ना खुदा के खौफ के तलबगार है, वो इनसे NRO मांगेंगे। किस चीज के NRO मांगेंगे? उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, उन्होंने यूरोप में महलात बनाए हैं। अभी राणा साहब ने फरमाया यूरोपीय यूनियन के साथ बड़े से ताल्लुकात बनाएंगे, UAE के साथ बनाएंगे। इनके असल घर वही है, इनकी प्रॉपर्टीज वहां है, इनके एसेट्स वहां है, इनको उनके मफादात अजीज है। इनको अगर पाकिस्तान का मफाद अजीज होता तो ये अपने गिरोह में मौजूद CIA के सबसे बड़े एजेंट को, जो असल ब्रोकर है सारी गेम का, एक शख्स है जिसके दांत पूरी कौम का मजाक उड़ाते हैं, जो नैब की हिरासत में था तो गुस्साता हुआ बाहर निकलता था, जो हमेशा कहता था कि नवाज शरीफ पर एतबार करना ऐसे ही जैसे दुश्मन पर एतबार करना। आज वो बड़ी खामोशी से अगर पाकिस्तान और पंजाब इन दोनों बाप बेटे के हवाले कर रहा है। ये इतनी सिंपल गेम नहीं है। कौम की जो चीजों को समझते हैं लोग, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो पिछले 30 साल में जो कुछ होता रहा वो देखते रहे, उनको यकीन है ये इतना सिंपल नहीं है जितना पेश किया जा रहा है। इमरान खान को किसी NRO की जरूरत नहीं है। एक खबर ब्रेक कर दूं, इमरान खान आज भी वजीर आज़म पाकिस्तान के, कल भी वजीर आज़म होंगे इस वक्त तक। ये जो जिस ख्वाब में ये बैठे हैं ना, इनका ये ख्वाब बात है, कल भी वजीर आज़म इमरान खान ही होंगे। देखिए जी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान है। अब इनके साथ जिस तरह की भी जवाद अहमद का गाना है ना, तुम जीतो या हारो, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आज वो गाना ना लगा दें जब पाकिस्तान टीम हारती है तो उसके बाद लग जाता है। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। कराची से पेशावर तक, कोयटा से गिलगित तक पूरी पाकिस्तानी कौम अपने इस लीडर के साथ खड़ी है, जिसने पहली बार इस मुल्क के उन लोगों को इकट्ठा कर दिया जो इस मुल्क के असल जवाल का बाइस है। आज हमें ताने देते हैं जी कर्ज ले लिए। भाई तुमने 40 साल इस मुल्क को कर्ज लेकर लूटा, तुम उन कर्जों में जितनी कमीशनें लिया करते थे, अगर आपकी नैब में पेशी हो तो बीमार हो जाते हैं। आप 1.5 साल में घसीटते अपनी वो जो फर्द जुर्म थी उसको 11 अप्रैल पे ले आए। वहां तो आपको कोई हजारों तकलीफें थी। आज आपकी स्ट्रिप भी खत्म हो गई है, आपकी कमर का दर्द भी खत्म हो गया है, आप बड़े फ्रेश हो गए हैं। पाकिस्तान में वैसे कमर के दर्द का सवाल मैं जरा राना साहब से पूछूंगा। पूछने से पहले वो आज बिलावल साहब ने कहा, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जरा बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने बताया था कि शाह महमूद कुरैशी फंसाएगा। देखिए जी, अब बिलावल से जो पूरा जो टोपी ड्रामा जो धरा है वो शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो बना के दिया है, और वो फ्लॉप उसको पहले ही हो चुका है। अब इसको ये ड्रैग कर रहे हैं लेकिन होगा नहीं। अभी नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि वो आज भी वज़ीर आज़म होंगे, वो कल भी वज़ीर आज़म। महसूस है, अच्छा बिलावल को समझ हो गई है कि हमें सबको जिसने फंसाना है उसका नाम शाह महमूद है। ये बाकी फंसेंगे और ये अपने उस एजेंट को, जो मेन एजेंट मौजूद है, जो मेन प्लेयर है, जहाजों से जिसने पैसे मुंतकिल किए, जिसने पाकिस्तान के अरकान असेंबली की एक मंडी खोली, जिसने छांगा मांगा को सिंध हाउस में दोबारा जिंदा किया, जो कहता था कि अगर मैं पाकिस्तान के सदर और वजीर आज़म के तौर पे करप्शन करता हूं तो मैं तो पंजाब की असेंबली को लूट रहा हूं, मैं तो पंजाब की आवाम को लूट रहा हूं। ये लफ्ज से लोगों के ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब उस जमाने में 2008 से 13 तक लोग पूछते थे करप्शन, मैं जरा राना साहब की तरफ जाऊंगा। राना साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की कमर का मसला अब नहीं है, बड़ी बाकायदगी से सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां जाकर उन्होंने वास्ते भी दिए, खैर फायदा तो हुआ उनको उसका, और कौमी असेंबली के इजलास में भी बाकायदगी से आ रहे हैं, पूरा दिन बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, सब सेट है, फिट है, मुलाकातें भी हो रही हैं अपोजिशन की दीगर और जमातों से। तो अब उनके कमर का दर्द कहाँ गया? पहले भी वो जो है वो सारे उन्होंने केसेस जो है आमिर अब्बास और उनके लेवल पे आ गए थे, लेकिन वो जहाज की सीढ़ी पे चढ़ते ही बिल्कुल तंदुरुस्ती हो गई थी। और यहाँ भी हमें वही नजर आ रहा है कि आप देखिए कि व्हील चेयर पे भी जरदारी साहब भी आपको नजर आए थे कि वो आते थे कोर्ट में अभी, और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब लेके और जमानतों में ग्राउंड लेते थे कि जी मुझे बीमारी है, मैं 70 साल से ऊपर का हूँ,
और बेल दी जाए। और आज तो माशाल्लाह काफी तरोताजा जी राना साहब नजर आ रहे थे। शायद ये कोई देखें, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जेल भी भुगती है, उन्होंने अपने केसेस भी हेड ऑन जो हैं वो लड़े हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन डिलेस तो होते रहे ना, कमर में दर्द है, कभी कुछ और वजह, कभी कुछ और वजह। हाँ, लेकिन ही फेस्ड, उन्होंने जेल टाइम काटा है ऐसे जुर्म के लिए जो साबित नहीं हुआ, तो ये इस चीज को मेरे ख्याल से। लेकिन मैं यहाँ एक चीज पे जरूर कमेंट करना चाहूंगा कि नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान आज भी वजीर आजम है, कल भी रहेंगे। देखें, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग डिनाइल में हैं। ये 10 साल के प्लान से आए थे, अब इनको समझ नहीं आ रही कि आप वजीर आजम नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी के साथ बनते हैं, उसके बगैर नहीं बनते। भाई आपने खो दी है मेजॉरिटी, जाग जाएं, अपने ख्वाब से उठ जाएं, निकल आए अपने ख्वाब से। खत्म हो गया ख्वाब, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। फेस द रियलिटी। भाग क्यों रहे हैं? दुम दबा के क्यों भाग रहे हैं? मुकाबला करें ना, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, करें मुकाबला। कहीं कल अभी कराओ नो कॉन्फिडेंस, पंजाब में भी कराओ। ये आप भगौड़े क्यों हुए हैं? आप भगौड़े क्यों हुए हैं? क्यों भाग रहे हैं? किस चीज की परेशानी है? पहले आप इस मरहले को। और सुने नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब सुन ले, जरा बात सुन ले, सुन लीजिए राना साहब की बात। आप इधर देखें, आप इधर मुकाबला करें जो अभी सामने है। इलेक्शन पे भी हम करेंगे मुकाबला, जिमनी इलेक्शन में भी हमने मुकाबला किया और आपको भगाया पूरे पाकिस्तान से। तो ऐसी बात नहीं है। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, कोई खुदा का खौफ करें, कोई थोड़ी सी आइन को इज्जत दें। आप अपने किसी और को तो नहीं दे सके, कम से कम पाकिस्तान के कानून को, सुप्रीम कोर्ट को इज्जत दे दें। आप स्पोर्ट्समैन बने, कोई थोड़ी सी। आपने इतनी क्रिकेट खेली है, लगता है क्रिकेट भूल गए सारी, क्रिकेट आप भूल गए सारी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। तो ये देखें। और मैं अच्छा जी, आप दोनों से जी राना साहब बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगा। जी देखें, हर मुल्क कानून आइन के साथ चलता है। लोगों की ख्वाहिशात और जो उनको जो एक ईगोइस्टिक और एक नार्सिसिस्टिक जो माइंडसेट है उससे नहीं चलता। ये आपकी मंशा के मुताबिक मुल्क नहीं चलना। आप आए, मुकाबला करें, भागे मत। आप कॉन्फिडेंस, जो मेजॉरिटी है लूज कर चुके हैं। यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी इन नेशनल असेंबली, यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी इन पंजाब असेंबली। नया आर्मी चीफ बना दे, वो आइन की पाबंदी है। आप मुल्क के आर्मी चीफ को, जहाज को उसके हाईजैक करने की कोशिश करें, वो आइन की पाबंदी है। आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे, वो आइन की पाबंदी है। आप असर हाजिर में 40 लोगों को होटल्स में बंद कर दे, उनके जमीन खरीद लें, ये आइन की पाबंदी है। वाह भाई, आपकी आइन की। राजा आमिर अब्बास साहब, आखिर में आपकी तरफ आते हुए जी, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर उसको बरतरी हासिल है, बालातर है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये जो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लेजिस्लेशन होती है, जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, इन तमाम की अलग-अलग हदूद है। और पार्लियामेंट वो अदारा है कि जो आइन बनाता है, या आइन बनाने वाला अदारा है। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी होती है। और ये बात वाकई ही दुरुस्त है कि अगर आप आइन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है स्पीकर की मर्जी से डेट भी होगा, टाइम भी होगा। तो ये जो कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में आई हैं, ये इंटरफेरेंस बराए रास्त लग रही है कि जनाब आप किस अंदाज में पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये एरर्स हैं जो रिव्यू में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और इसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर यही होगा कि एक अदारा दूसरे अदारे में जंप करेगा। क्या ये मुमकिन है कि कल को सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे तो क्या उसको पार्लियामेंट में लाया जा सकता है और अंडू किया जा सकता है? यही इंडिपेंडेंस है इन दोनों अदारों की। कि इधर तो आप कहते हैं आर्टिकल 68 में कि डिस्कस भी नहीं करेंगे जजेस को आप, और पार्लियामेंट का भी यही आर्टिकल 69 में है कि आप उसके जो मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो दिस क्वेश्चन नीड्स अब सीरियस एड्रेसल, और ताकि वंस फॉर ऑल डिसाइड हो कि जनाब ये तो नहीं कि जब मर्जी है कि आप कहते हैं जनाब आपका, इसके बाद अगर कोई और रूलिंग आती है इसको छोड़ दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकेगी? किसी और मोशन कोई आता है 63A का जो पिटिशन थी, जो रेफरेंस था, सदर का रेफरेंस था, उस पर भी 12 तारीख लगा दी गई है। 12 तारीख को उस पर भी केस चलाया जाएगा। वो तो अब देखना यह है कि उसके अंदर क्या फैसला आता है। देखिए, वो तो आई विश कि वो पहले ही 2-4 दिनों में उसका डिसीजन आ जाना चाहिए था, तो फिर शायद ये हालात भी नहीं होते जो आज हमें नजर आ रहे हैं।
कि ये हॉर्स ट्रेडिंग और इस किस्म की चीजें, ठीक है, वो अपनी जगह लग गए। लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला क्या रिजल्ट निकलता है। जी राजा आमिर अब्बास साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे जी, आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब देखते ही हैं कि 9:30 बजे जब इजलास दोबारा से रिज्यूम होगा तो क्या आज के दिन वोटिंग होती है या नहीं होती। अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि जी आज वोटिंग नहीं होगी। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।